हेलो हेलो। हाँ डियर स्टूडेंट, तो अगले लेक्चर में बढ़ते हैं, लेक्चर 114। तो लेक्चर 114 में क्या है देखेंगे आप। देखिए अगली बात है कि जी हम इसमें अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। रिवीजन ही कर रहे थे, लास्ट में हमने एक बी में गति और उसके सापेक्ष गति के बारे में बात कर ली। आज हम प्रक्षेप्य गति के बारे में बात करेंगे जी। प्रक्षेप्य गति, तो प्रक्षेप्य गति के बारे में क्या बात करेंगे। देखिए प्रक्षेप्य गति, सबसे पहली बात भाई, हम एक वस्तु को हवा में फेंक दिया, वस्तु हवा में जा रही है, अब आपका उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। उस पर धरातल के कारण जो घूरते हुए वातावरण लग रहा है नीचे की तरफ, सिर्फ वही उसको नियंत्रित कर सकता है। यानी जो वस्तु आपने हवा में फेंक दी है, वस्तु ऐसे गई है, ठीक है, तो इसके ऊपर एक त्वरण लग रहा है जी नीचे की तरफ जी, और आरंभिक वेग यहाँ पर है u, ठीक है। आप देखेंगे कि जो गुरुत्वीय त्वरण है वो हर जगह है, हर पॉइंट पर नीचे की तरफ ही है। यहाँ पर भी वो नीचे की तरफ ही था जी, यहाँ पर भी नीचे की तरफ ही है जी, ठीक है। जो वेग है, आरंभिक वेग u है, वो अपनी वेग का मान घटेगा पहले। तो यहाँ पर कोई नया वेग आएगा, बोल दिया मैंने, जैसे v1, यहाँ पर कोई अगला वेग आएगा जैसे v2, और यहाँ पर कोई अगला वेग आएगा जैसे v3। वेग और गुरुत्वीय त्वरण के बीच का जो कोण है, ये कोण जैसे यहाँ पर मैं बोलूँ, पहले ये कोण यहाँ पर था जब वस्तु जस्ट चली थी, ये कोण θ1 था, ये θ2 था, ये θ3 है, और ये θ4 है। अब देख रहे हो θ1 सबसे बड़ा है और θ4 सबसे छोटा है। θ3 है वो 90 डिग्री का है जी। यानी उच्चतम बिंदु पर, यानी बोले तो उच्चतम बिंदु पर वेग और गुरुत्वीय त्वरण है वो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, लंबवत हो जाते हैं। वेग और गुरुत्वीय त्वरण दोनों एक दूसरे के लंबवत हो जाते हैं। ये उच्चतम बिंदु की कहानी है। अब मैं इस क्वेश्चन को और आगे की तरफ लेके जाऊं, वेग और गुरुत्वीय त्वरण के बारे में बात बता दी, लंबवत हो गई, उच्चतम बिंदु पर थीटा क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, ठीक है जी। अब कहानी ये आती है जी कि आप ये देखिए, जब वस्तु यहाँ पर आपने फेंकी है, वस्तु ऐसे जा रही है, ठीक है, u वेग है, थीटा कोण से, x दिशा में इसका वेग है जी u cos थीटा, और y दिशा में जो इसका वेग है वो है u sin थीटा, ठीक है। x दिशा में कहीं पर भी कोई त्वरण नहीं है। सबसे बेसिक बात यही है जी, जितने हम प्रक्षेप्य गति पढ़ेंगे, पहला केस, दूसरा केस, तीसरा और चौथा, चारों केस आपने पढ़े, आपने पहले भी देखे होंगे। चारों के चारों केस में जो x दिशा का त्वरण है वो 0 है, इसलिए x दिशा में वेग हमेशा नियत रहेगा। x दिशा में वेग हमेशा नियत रहेगा जी, हमेशा नियत रहेगा। x दिशा का जो वेग है वो हमेशा नियत रहेगा जी, कांस्टेंट रहेगा। और वो क्या रहेगा, वो u cos थीटा रहेगा, u cos थीटा रहेगा। चाहे आप यहाँ पर देखें, चाहे आप यहाँ पर देखें, चाहे आप यहाँ पर देखें, चाहे आप यहाँ कहीं देख लें, चाहे आप यहाँ कहीं देख लें, x दिशा का वेग हमेशा नियत रहेगा। y दिशा में क्या है, y दिशा में मंदन है जी, -g। पृथ्वी अपने तरफ वस्तु को खींच रही है, लेकिन वस्तु तो ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है तो उसका वेग घटेगा जी। यहाँ पर वेग कम होगा, यहाँ पर वेग और कम, यहाँ पर उच्चतम बिंदु पर वेग घटते घटते 0 हो जाएगा। वेग तुरंत अपनी दिशा बदल लेगा जी। अब इसके बाद वेग मैं बोलूँ ऐसे नीचे हो गया और ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है वेग, समझ रहे हैं। ये x घटक नहीं है, ये y घटक ही है, ठीक है। ये u sin थीटा आप है, इसको यहाँ पे लिख दो, समझ गए जी। y दिशा में वेग घटते घटते उच्चतम बिंदु पर y दिशा में वेग 0 है। सबसे मेन बात, कई बच्चों को ऐसे लगता है कि प्रक्षेप्य गति में उच्चतम बिंदु पर वेग 0 है। उच्चतम बिंदु पर वेग 0 है सिर्फ y दिशा में, कुल वेग 0 प्रक्षेप्य गति में कहीं पर भी नहीं है। कुल वेग 0 प्रक्षेप्य गति में कहीं पर भी नहीं है। उच्चतम बिंदु पर y दिशा का वेग 0 है, उसके बाद वेग ने अपनी दिशा बदल ली है, और x दिशा का वेग हमेशा u cos थीटा ही है। पूरी प्रक्षेप्य गति में न्यूनतम वेग उच्चतम बिंदु पर है,
न्यूनतम वेग उच्चतम बिंदु पर है, इसलिए मैं बोलूँ उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा भी न्यूनतम है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा अधिकतम है क्योंकि आप एक ऊंचाई पर पहुंच चुके हो। यहाँ पर कोई नया वेग आता है, उसको आप ऐसे ताक्षणिक वेग के नाम से जान सकते हैं, v इंस्टेंटेनियस। यहाँ पे निकाल सकते थे, यहाँ पर भी आप निकाल सकते हो, कहीं पर भी निकाल सकते हो, v इंस्टेंटेनियस ताक्षणिक वेग होता है। ताक्षणिक वेग है वो क्षैतिज से कोई कोण मान लिया अल्फा बना रहा है। ठीक है, तो इनके फार्मूले हम डिराइव पहले कर चुके हैं, आज मैं डिराइव नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमें रिवीजन कर रहे हैं, सारी चीज़ें हम डायरेक्ट लिखेंगे। तो अगर आप यहाँ से ताक्षणिक वेग का फार्मूला लिखना चाहते हैं तो अगर आपको फार्मूला ध्यान होगा, x का घटक का स्क्वायर लेते थे और फिर y घटक का स्क्वायर लेते थे, दोनों की वैल्यू पुट करते थे, तो ये फार्मूला आता था u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u(g)t साइन थीटा। ठीक है, इसके बाद हम टेंजेंट अल्फा लेते थे, ये ताक्षणिक वेग की दिशा होती थी। टेंजेंट अल्फा होता है जी y दिशा का वेग बटे x दिशा का वेग, y दिशा का वेग है u साइन थीटा माइनस g(t) और x दिशा का वेग है जी u कोस थीटा। ये ताक्षणिक की दिशा होती है। अल्फा जैसे आप ऊपर जा रहे हो, अल्फा घटता जा रहा है, कोण घटता जा रहा है क्षैतिज से। ये देखिए अब यहाँ आ गया, कोण और छोटा हो गया। उच्चतम बिंदु पर अल्फा की वैल्यू मैं बोलूँ वो 0 डिग्री हो गई है। यानी कोई वस्तु मैं ऐसे बोलूं, जैसे यहाँ इस बिंदु से जैसे जैसे वस्तु ऊपर जा रही है, जैसे जैसे वस्तु ऊपर जा रही है तो उसका कोण घटता जा रहा है, और उच्चतम बिंदु पर जाके हम अल्फा की वैल्यू 0 हो गई है। ठीक है, ये सारी बातें थी। क्योंकि कोण घट रहा है इसलिए हम बोल सकते हैं कि उच्चतम बिंदु की तरफ जैसे आप जा रहे हो तो वेग घटता जा रहा है। ठीक है, पर जो क्षैतिज वेग है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा पूरी प्रक्षेप्य गति में, और जो ऊर्ध्वाधर वेग है वो ऊर्ध्वाधर वेग निम्नतम बिंदु से उच्चतम बिंदु तक तो घटेगा, फिर उच्चतम बिंदु से अगर आप आगे बात करोगे तो वो वापस नीचे की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है जी, तो आगे बात करते हैं। अगली बात देखिए, अब जो बेसिक फार्मूले आते हैं हम उन फार्मूलों पर काम करते हैं। देखिए, ये क्षैतिज परास होता है कि वस्तु को कहाँ से कहाँ तक जाके गिरी है, ये ऊंचाई होती है, थीटा कोण से आपने फेंका है, तो ये सारे फार्मूले होते हैं। सबसे पहले उच्चतम ऊंचाई तक जाने का फार्मूला आपसे पूछा जा सकता है, u साइन थीटा बाई जी, उच्चतम ऊंचाई तक जाने का समय। दूसरा फार्मूला उड्डयन काल 2u साइन थीटा बाई जी। तीसरा फार्मूला बोले परास r का फार्मूला है जी u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो 2u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा बाई जी, 2u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा बाई जी। ताक्षणिक वेग का फार्मूला हमने देख ही लिया। ताक्षणिक वेग का ये फार्मूला होता ही होता है u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u(g)t साइन थीटा। ठीक है जी, ताक्षणिक वेग की दिशा टेंजेंट अल्फा से देते हैं, वो क्या होता है u साइन थीटा माइनस g(t) अपॉन u कोस थीटा, y दिशा का घटक बटे x दिशा का घटक। उच्चतम बिंदु पर y दिशा का वेग न्यूनतम होता है, x दिशा का वेग u कोस थीटा होता है। वस्तु को आप जिस वेग से फेंकोगे, मान लेते हैं आपने u वेग से फेंका है, वस्तु उसी वेग से जाकर धरातल को टकराएगी, वापस u वेग से जाके टकराएगी। जिस कोण से आपने फेंका है उतने ही कोण पे जाके टकराएगी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों घटक सेम रहेंगे। अगर मैं बोलूँ ये घटक u साइन थीटा है तो ये घटक यहाँ पर भी u साइन थीटा ही रहेगा, और इधर का घटक अगर u कोस थीटा है तो ये घटक यहाँ पर भी u कोस थीटा ही रहेगा। समझ गए, ये मुख्य बात थी। टेंजेंट अल्फा आ गया, टी, उड्डयन काल, परास, ताक्षणिक वेग। गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के भी ये फार्मूले हैं। काइनेटिक एनर्जी उच्चतम बिंदु पर अगर हम देखना चाहें, आरंभिक देखें पहले तो
आरंभिक बिंदु पर गतिज ऊर्जा को आप लिख सकते हैं जी ½ m u²। अगर हम लिखना चाहें गतिज ऊर्जा अधिकतम ऊंचाई पर, मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट पर अगर आप लिखना चाहें तो ये अधिकतम हाइट का पॉइंट है, यहाँ पर आप बात करेंगे। अधिकतम ऊंचाई के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर वेग हो जाएगा जी ½ m। उच्चतम बिंदु पर वेग क्या है? उच्चतम बिंदु पर वेग है जी u cos थीटा, तो u cos थीटा आ जाएगा। तो गतिज ऊर्जा अधिकतम ऊंचाई पर आ जाएगी जी ½ m u² cos² थीटा। अगर मैं बोलूं मैं इसको ई नोड से लिखूं तो उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा होगी ई नोड गुणा में cos² थीटा। ये काइनेटिक एनर्जी हो गई। अधिकतम ऊंचाई पर इसको h से दर्शा देते हैं। अगर आपको अधिकतम ऊंचाई पर पोटेंशियल एनर्जी लिखनी होती तो कैसे लिखते? पोटेंशियल एनर्जी अधिकतम ऊंचाई पर, अधिकतम ऊंचाई पर आपको पोटेंशियल एनर्जी लिखनी होती, पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट, तो आप फार्मूला लगाएंगे जी mgh। mgh की जगह आप लिखोगे u² sin² थीटा बाय 2g। तो फार्मूला आएगा जी 1/2 g से g काट दो m u² sin² थीटा, u² sin² थीटा। ½ m u² की जगह आप लिख सकते हो जी ई नोड गुणा sin² थीटा, ई नोड गुणा sin² थीटा। ये आ जाएगी जी पोटेंशियल एनर्जी उच्चतम बिंदु पर। पोटेंशियल एनर्जी उच्चतम बिंदु पर आएगी ई नोड गुणा में sin² थीटा, यहाँ आएगी ई नोड गुणा cos² थीटा। कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगली बात पे आ जाते हैं जी। अब हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट कि वस्तु को जिस तरह से फेंका जाता है तो किसी भी बिंदु पर कोण निकालने के लिए बोल सकता है। जैसे एक छोटा सा सवाल बोलूँ मैं कि वस्तु को फेंकने के 2 सेकंड बाद कोण 45 डिग्री है और 3 सेकंड बाद वस्तु का वेग क्षैतिज है। तो प्रक्षेपण कोण तथा u का मान बताएं। भाई जैसे ये सवाल आ गया तो आपको क्या लगता है 2 सेकंड पर कोण 45 डिग्री है, यानी 2 सेकंड पर वस्तु कहाँ होगी? 2 सेकंड पर वस्तु यहाँ कहीं होगी जी, उसका कोण 45 है क्षैतिज से। ये t बराबर 2 सेकंड की कहानी होगी, ये t बराबर 0 और t बराबर 3 सेकंड पर वस्तु क्षैतिज है, यानी ये कहानी है जी t बराबर 3 सेकंड की। t बराबर 3 सेकंड पर वस्तु क्षैतिज हो गई है। ठीक है, तो अब समझना बात क्या है। 2 सेकंड के बाद कोण 2 सेकंड पर या 2 सेकंड के बाद बोले कोण 45, यानी अल्फा आपको 45 दिया है। टेंजेंट अल्फा यानी टेंजेंट 45 का क्या फार्मूला लगाऊं? बोलो टेंजेंट 45 का क्या फार्मूला लगाऊं? u sin थीटा माइनस gt अपॉन u cos थीटा। टेंजेंट 45 को आप क्या बोल सकते हो जी? 1 आर पार गुणा करो u sin थीटा माइनस gt इक्वल टू u cos थीटा। ठीक है, एक फार्मूला यहाँ से आ गया। एक फार्मूला दूसरी जगह से आएगा कि वो वस्तु 3 सेकंड पर क्षैतिज है, यानी उसका उच्चतम बिंदु तक जाने का समय, ये देखो u sin थीटा बाई जी 3 सेकंड है। दूसरा फार्मूला यहाँ लिख देता हूँ मैं एक साइड में कि t u sin थीटा बाई जी का मान 3 है, यानी u sin थीटा का मान कितना आ गया? 3g। u sin थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ, ये काम कब हुआ था? जी t है, t की जगह वैल्यू पुट कर सकते हो ना। t की जगह कितनी वैल्यू रखूँ? 2 सेकंड पर वस्तु का कोण 45 है। u sin थीटा का मान आया 3g माइनस 2g बराबर u cos थीटा। u cos थीटा का मान आ गया जी g, ये समीकरण 2, और यहाँ से मान आया था u sin थीटा का, u sin थीटा बराबर 3g, ये समीकरण 1। बस दोनों को 2 समीकरण आ गए, अब तो सोल्व कर ही देंगे। साइन थीटा बटे कोस थीटा
3g/g, थीटा बराबर टेंजेंट इनवर्स 3, और इन दोनों का वर्ग करके जोड़ दो, u आ जाएगा, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर तो 1 हो जाता है। ठीक है, ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। ठीक है, आगे बढ़े। अगली बात क्या, देखिए अगली बात है, एक बात समेंग से रिलेटेड भी कर सकते हैं। देखो, जैसे ये बिंदु मैं बोलूँ ए है, ये बिंदु मैं बोलूँ बी है, ये बिंदु मैं बोलूँ सी है। क्षैतिज दिशा में तो u cos थीटा ही रहता है, बिल्कुल। क्षैतिज दिशा में वेग नहीं बदला तो समेंग कहाँ से बदलेगा? x दिशा u cos थीटा वेग नियत है, वेग नियत है जी x दिशा में, तो x दिशा में समेंग भी नियत है, समेंग भी नियत है। ठीक है जी, तो समेंग में परिवर्तन x दिशा में कितना आएगा? 0। समेंग में परिवर्तन x दिशा में 0 आएगा, कोई समेंग में परिवर्तन नहीं है। वेग y दिशा में बदला है जी, यहां पर u sin थीटा, उच्चतम बिंदु पर 0, और यहां वापस दिशा बदल के हो गया जी माइनस का u sin थीटा। तो समेंग में परिवर्तन y दिशा में होगा, y दिशा में समेंग में परिवर्तन 0 नहीं होगा जी। एक बिंदु तो आता है जी आरंभिक बिंदु और उच्चतम बिंदु के बीच समेंग में परिवर्तन a और b के बीच, एक तो ये पॉइंट आता है। दूसरा आता है जी समेंग में परिवर्तन a और c, फर्स्ट एंड लास्ट, ये था फर्स्ट एंड हाईएस्ट। समेंग में परिवर्तन आता कैसे है? v फाइनल माइनस v इनिशियल, m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, उच्चतम बिंदु पर वेग y दिशा में कितना था? 0। आरंभिक कितना था? u sin थीटा। तो फार्मूला क्या आया जी? माइनस mu sin थीटा। ठीक है, a और c के बीच देखेंगे, फार्मूला तो वही लगाएंगे जी, अंतिम माइनस आरंभिक। अंतिम वेग कितना है? माइनस का u sin थीटा, और आरंभिक कितना है जी? u sin थीटा। तो फार्मूला कितना हो गया जी? माइनस 2mu sin थीटा। ये समेंग में परिवर्तन है जी a और c में, यानी इसका 2 गुना है। ये mu sin थीटा था, ये 2mu sin थीटा हो गया। समेंग में परिवर्तन आप इन दोनों के बीच देखोगे तो इसका 2 गुना इनके बीच है। समझ गए बात? आगे बढ़ो। और बात यह है कि जी अगर आपको बोल दे कि वो वस्तु किसी निर्देशांक को पार कर रही है, तो वो निर्देशांक कुछ भी नहीं कहे तो आप उसको उच्चतम बिंदु मान लेना। जैसे एक सवाल था हमारा ऐसा, ये वस्तु 30,60 को पार कर रही है, तो 30,60 को पार कर रही है, तो इसको आप क्या बोलेंगे? x, y। x में ये दूरी कितनी लेंगे? r/2 लेंगे। ये r/2 का मान 30 है। ठीक है, और ये क्या ले लेंगे जी? h का मान क्या है? 60। दोनों समीकरण का प्रयोग करके आप थीटा निकाल सकते हो, क्योंकि r यहाँ पर कितनी आ गई? 60। r की वैल्यू रख दो,
2u² साइन थीटा कोस थीटा बाई जी, और यहाँ वैल्यू रख दो u² sin² थीटा बाई 2g। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, दोनों समीकरण को डिवाइड करो और सोल्व कर लो जी। जो आपको फाइंड आउट करना हो, पहले थीटा निकल जाएगा और थीटा की वैल्यू पुट करके u भी निकाल सकते हो। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं। हाँ भाई, ठीक है जी। अब सुनिए जी कहानी, आगे की कहानी क्या है। अब हम आगे बात बढ़ रहे हैं। अभी तक हमने खाली ये देखा था कि उसके संवेग में परिवर्तन किस तरह से हो रहा है, वेग मतलब। अब मैं इसको ऐसे समझाता हूँ, देखना कि एक प्रक्षेप्य आपने यहाँ से फेंका है थीटा डिग्री पर, दूसरा प्रक्षेप्य आपने 90 माइनस थीटा पर फेंका है। अब 90 माइनस थीटा यहीं से मेजर करना है, कहीं आप यहाँ से मेजर करें वाई दिशा से। एक को थीटा से, दूसरा को 90 माइनस थीटा से, दो प्रक्षेप्य, दोनों का क्षैतिज परास समान होता है जी। ऊंचाइयाँ अलग अलग होती है, H1 H2, उड्डयन काल भी अलग अलग होंगे, परास समान होएगा। एक प्रक्षेप्य को दूसरे प्रक्षेप्य से देखने पर उनका पथ सरल रेखा में दिखेगा। ये सवाल पहले भी आया था, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एक प्रक्षेप्य पर बैठ के देखेंगे तो एक प्रक्षेप्य जा रहा है, दूसरा भी जा रहा है जी, दोनों एक दूसरे को आप आमने सामने देखोगे तो एक सीधी रेखा दिखेगी। समझ गए? यहाँ पर उनके H1 H2 उनके उड्डयन काल है, तो एक का आएगा T1 T2, नहीं H1 H2 ऊंचाई है u² sin² थीटा बाई 2g। दूसरे में क्या होगा 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा कोस थीटा। उड्डयन काल के बारे में बात करें, 2u साइन थीटा बाई जी, दूसरे में 90 माइनस थीटा लगाओगे तो क्या आ जाएगा कोस थीटा आ जाएगा। ठीक है, आप उनका परास देखना, दोनों केस में सेम ही आएगा भाई। R1 परास आप कहोगे जी 2u² साइन थीटा कोस थीटा बाई जी है। R2 आप कहोगे जी 2u² साइन 90 माइनस थीटा कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। दोनों परास क्या हैं बराबर आए, इसलिए तो बोलते हैं हम थीटा और 90 माइनस थीटा पर परास क्या होते हैं जी बराबर होते हैं। ठीक है, आगे की कहानी क्या है आगे आप इनको जोड़ के तोड़ के फार्मूले बना सकते हो, H1 H2 का प्रयोग कर सकते हो। जैसे ये कॉमन क्वेश्चन बनता है H1 इंटू H2 पेपर में भी बना था, तो आप इसको क्या बना सकते हो H1 H2 को u² sin² थीटा बाई 2g, दूसरे में u² cos² थीटा बाई 2g। तो बस आगे इसको सोल्व कर लो जी। u² साइन थीटा कोस थीटा बाई जी, इसका होल स्क्वायर करो। अब क्या बच गया देखो बाहर, u² साइन थीटा कोस थीटा बाई जी, यानी क्या बच गया u की पावर तो 4 हो गई, साइन का स्क्वायर हो गया कोस स्क्वायर, जी का 2 इंटू 2, 4 को बाहर ले लिया। ठीक है, बाकी सब तो आ गए। अब रेंज बनाना है, परास बनाना है, परास बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा कर दो, 2 से भाग कर दो। 1/4 2u² साइन थीटा कोस थीटा बाई जी,
और इस 2 को बाहर ले लो जी, इस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 और बार आ गया, तो ये क्या आ गया 1/16 और ये क्या आ गया r स्क्वायर। r स्क्वायर कितना आ गया 16 h1 h2, r आ गया 4 रूट ऑफ h1 h2। ये कॉमन फार्मूला है जी, ठीक है जी। बाकी अदर भी फार्मूला बना सकते हो आप, टी का प्रयोग करके t1 t2 जोड़ लो, स्क्वायर करके जोड़ लो। अगर ये फार्मूले याद है तो आगे आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। अब आगे की बात देखिए, अभी हम देख रहे हैं ये जो पहला ही केस देख रहे हैं, प्रक्षेप्य गति का जो पहला केस ही देख रहे हैं। अब इसका एक दूसरा केस आता है जी। दूसरा केस आता है कि वस्तु को आपने किसी ऊंचाई से क्षैतिज दिशा में u वेग से फेंक दिया h ऊंचाई से, वस्तु यहाँ के गिरेगी वस्तु यहाँ के गिरेगी, उसका कोई वेग होएगा जी v, कोई कोण होएगा थीटा। अब आप यहाँ पर ये देखो, आपने क्षैतिज से कितने कोण पर फेंका है 0 डिग्री कोण पर फेंका है। ये इसको आप अलग कोण का नाम दे दो, फिर इसको आप अंतिम कोण फाई बोल दो। यहाँ पर आप ताक्षणिक वेग भी निकाल सकते थे, इसके 2 घटक लेके x घटक और y घटक। ये कोई कोण ले सकते थे अल्फा, ये ताक्षणिक वेग आएगा v इंस्टेंट। तो प्रक्षेपण कोण थीटा 0 डिग्री आ गया जी, प्रक्षेपण कोण थीटा 0 डिग्री आ गया। तो ताक्षणिक वेग कितना आएगा, ताक्षणिक वेग का क्या फार्मूला लगा सकते, जो पुराना फार्मूला याद कर सकते थे आप, u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u gt साइन थीटा की जगह क्या लगा दें 0 डिग्री। साइन 0 क्या हो जाएगा बताओ, साइन 0 तो 0 कर देगा जी, u स्क्वायर जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u gt साइन 0 0। तो ये फार्मूला आ जाएगा ताक्षणिक वेग का, किसी भी क्षण विशेष पर आप निकाल सकते हो। हाँ, एक बात देखना, अगर आप इस t की जगह उड्डयन काल का मान रख दोगे, उड्डयन काल क्या आता है यहाँ पर बताना, उड्डयन काल आता है √2h/g, और इस t की जगह आप √2h/g रख दोगे तो अंतिम वेग आ जाएगा, फाइनल वेग। फाइनल वेग क्या आता है बताओ, u स्क्वायर प्लस 2gh आता है कि नहीं। अल्फा निकाल सकते हो, टेंजेंट अल्फा क्या निकलेगा, y दिशा का वेग बटे में x दिशा का वेग। x दिशा का वेग तो हमेशा यहाँ पर क्या है u ही है, क्योंकि थीटा 0 है। पहले क्या होता था कोस 0 होता था ना, तो आप उससे रिलेट कर सकते हो जी इसको, ये तो u ही है। y दिशा का वेग क्या होगा, y दिशा का वेग होगा u साइन थीटा, तो है ही नहीं यहाँ पर, साइन 0 डिग्री है, माइनस gt, g नहीं यहाँ पर प्लस का gt आएगा, क्योंकि यहाँ पर y दिशा का त्वरण प्लस का g है। इसका प्रयोग करके आप टेंजेंट अल्फा भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत। बहुत ही सिंपल बातें, अगर आप एक बार समझ लिए फिजिक्स में तो आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। देखो फटाफट फार्मूले ऑटोमेटिक याद हैं सारे, ठीक है जी। अगली बात पर आ जाते हैं। ठीक है जी, बढ़े आगे, अगले बात पे आते हैं। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है अगला पॉइंट क्या देखना, अगला पॉइंट आता है जी कि हमें प्रक्षेपक को किसी कोण से ऊपर फेंक दें। हाँ, ये काफी अच्छा पॉइंट है।
यहाँ से आप किसी एंगल थीटा पर फेंक दें, ये दो केस आते हैं, ये ऐसे जाकर ऐसे गिरेगा जी। ठीक है, बस ये 4 ही केस पढ़ने होते हैं हमें। और फोर्थ केस ये होता है, 4 नंबर केस क्या होता है, किसी ऊंचाई से प्रक्षेपे को नीचे फेंक दिया जी थीटा कोण पर। आरंभिक वेग u ही है, आरंभिक वेग u ही है। तो देखो वही तरीका जी, घटक बनाओ, ये u cos थीटा है, ये u sin थीटा है, x दिशा में त्वरण होता ही नहीं है, y दिशा का त्वरण y माइनस जी। यहाँ पर ये विस्थापन होता है, y दिशा का विस्थापन, ये माइनस h रखना होता है, इस बात का ध्यान रखना होता है। ये परास है ही जी, ये अंतिम वेग है ही फाइनल, ये किसी कोण पे जाके टकराएगा, उसको आप फाई बोल सकते हो। यहाँ पर कोई ताक्षणिक वेग आएगा, उसके 2 घटक ले सकते हो, x और y घटक। ताक्षणिक वेग आएगा, कोई कोण आएगा अल्फा, उच्चतम बिंदु पर बात करें तो y दिशा का वेग क्या आएगा, 0। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं, ये कोई फाइनल वेग आएगा, उसका कोई कोण आएगा जी फाई। ठीक है, x दिशा का वेग आएगा u cos थीटा, और यहाँ पर y दिशा का वेग आएगा u sin थीटा। x दिशा का त्वरण आएगा 0 और y दिशा का त्वरण आएगा प्लस g, क्योंकि नीचे आ रहा है, वहां पर कैसा माइनस g, और ये आ रहा है जी परास। यहाँ पर जो मेन बात है कि फाइनल वेग, ये 2 घटक आप उसी तरह से ले सकते हो। फाइनल वेग क्या होगा, अंतिम वेग, अंतिम वेग u स्क्वायर प्लस 2gh यहाँ पे होगा, और वही यहाँ पर भी होगा जी। फाइनल वेग रूट अंडर u स्क्वायर प्लस 2gh यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा। ठीक है, ताक्षणिक वेग, ताक्षणिक वेग इसका वही होगा जी जो पहले केस में हुआ था। देखना क्या होगा, u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u/g/t साइन थीटा। देख लीजिए इसका ताक्षणिक वेग क्या होगा, इसका ताक्षणिक वेग होगा जी उसी तरह से हल्का सा परिवर्तन, u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u/g/t साइन थीटा। ये तो है उसका, क्योंकि वहां g माइनस का था, यहाँ g प्लस का है, तो ये साइन प्लस आ जाएगा। बस टेंजेंट अल्फा निकालनी पड़ जाए, y दिशा का वेग बटे में x दिशा का वेग, तो इसको आप कैसे बोल सकते हो, y दिशा का वेग आएगा जी u साइन थीटा माइनस g/t अपॉन u cos थीटा, और यहाँ पर क्या आएगा बताओ, u y दिशा का वेग u साइन थीटा माइनस की जगह प्लस आ जाएगा जी। याद हो रहे कि नहीं फार्मूले साथ साथ। ठीक है, अब इनका दोनों का एक मेन फार्मूला उड्डयन काल, वो दोनों का मेन फार्मूला है। तो उड्डयन काल कैसे आएगा, उस पर हमें काम करना है जी। उड्डयन काल अगर हम इसका निकालेंगे, उड्डयन काल आ गया तो परास आ गया। भाई एक ही बात है जी, परास जब भी निकालना हो ना जी, परास होता है जी हमेशा x दिशा का वेग लो और उसको उड्डयन काल से गुणा कर दो। अब मैं ये फार्मूला इसमें भी लगाऊंगा, ये फार्मूला इसमें भी लगाऊंगा, यानी परास होता है हमेशा x दिशा का वेग गुणा में उड्डयन काल। ये फार्मूला होता है जी परास का। परास का क्या फार्मूला होता है, x दिशा का वेग लो और उसको उड्डयन काल से गुणा कर दो जी। x दिशा का वेग लो और उसको उड्डयन काल से गुणा कर दो। ठीक है, अब कहानी यहाँ पर आके टिकती है कि जी कि उड्डयन काल कैसे निकाला जाए। तो इसके लिए हमें डेरिवेशन करना पड़ेगा। y दिशा में s ut हाफ at स्क्वायर, ये इसमें लगा रहा हूँ पहले मैं, माइनस h u साइन थीटा हाफ gt स्क्वायर, क्वाड्रेटिक बनी,
जी टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा टी और माइनस 2h इक्वल टू 0। ठीक है, तो t कितना आया माइनस बी, माइनस माइनस प्लस हो गया जी, प्लस माइनस बी स्क्वायर 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर माइनस 4ac 8gh अपॉन 2a। 2 कॉमन लेके कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर फाइनल फार्मूला आएगा जी u साइन थीटा प्लस 4 को बाहर ले आइए, अंदर आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh अपॉन जी। ये फार्मूला बनेगा। यानी ये फार्मूला 1D में भी था, वही फार्मूला है, कोई नया फार्मूला नहीं। इसको आप ऐसे लिख सकते थे, ये u साइन थीटा है, y दिशा का वेग, वहां पर y दिशा का वेग u होता था, y दिशा के वेग का स्क्वायर प्लस 2gh अपॉन जी। समझ गए, वहां पर y दिशा का वेग क्या होता था, u साइन थीटा होता था। समझ गए। अब इसका तो परास से आ गया, इसका परास निकालना हो तो बताओ। ये चीजें अभी आप सीखो, नोट तो आप कर चुके हो। इसका परास निकालना हो तो क्या परिवर्तन आएगा, यहां पर तो y दिशा का विस्थापन h है, तो आप इसको दूसरा जो फार्मूला निकालने जा रहा हूं वो देख लीजिए। यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ प्लस आएगा। ठीक है, तो फार्मूला क्या मिलेगा जी, जी टी स्क्वायर, यहाँ प्लस आ जाएगा, बस वो तो माइनस ही रहेगा, यहाँ प्लस आ जाएगा तो माइनस बी माइनस बी माइनस बी। प्लस माइनस में माइनस नहीं ले रहे हैं, पहले भी नहीं ले रहे थे, अब भी नहीं ले रहे थे। अब ये उड्डयन काल इसका आ गया जी। समझ गए, थोड़ा सा फर्क है, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा इसलिए उसमें प्लस आता है, इसमें टाइम कम लगेगा इसलिए इसमें माइनस आता है। इसको आप ऐसे ध्यान रखें, इसका उड्डयन काल है माइनस वाई दिशा का वेग प्लस वाई दिशा का वेग का स्क्वायर प्लस में 2gh अपॉन जी। और इसमें क्या आएगा, इसका उड्डयन काल, इसका उड्डयन काल आएगा जी वाई दिशा का वेग, वाई दिशा का वेग का स्क्वायर प्लस 2gh अपॉन जी। इसका ये आएगा जी। कोई कन्फ्यूजन, दोनों में कोई भी कन्फ्यूजन हो पूछ लें आप। ठीक है जी, बढ़ जाएं आगे, बढ़ते हैं जी आगे अगली बात पर। ठीक है, अब हमारे पास जो अगला पॉइंट है वो क्या है, देखिए मेन बातें तो ये थी। अब छोटे छोटे फार्मूले कुछ और भी हैं, मैं उनको भी बता देता हूँ। देखो समझना, अब बात ये थी कि जी कि एक प्रक्षेप को आप ऐसे फेंकते हैं, ये दो बिंदु लेता हूं मैं, ए और बी, ए और बी ये दो बिंदु है। ठीक है, आप देखेंगे एक्स दिशा का वेग तो हमेशा क्या रहता है, यू कोस थीटा। यहां पे देखो या यहां पर देखो, वाई दिशा का वेग यहां ऊपर है और उतना का उतना ही यहां नीचे है। समझ गए, तो बात ये आ जाती है, सबसे पहले यहां पूछता है ए से बी औसत वेग, औसत चाल, तो आप क्या बोलोगे, यू कोस थीटा। क्यों, क्योंकि ये वाई वाले घटक तो विपरीत दिशा में, एक को प्लस लोगे एक को माइनस लोगे तो कैंसिल ही हो गए, तो वाई दिशा का औसत वेग तो आ गया यू कोस थीटा। ए से बी औसत चाल या औसत वेग पूछे तो यू कोस थीटा। दूसरी बात आपको पूछते हैं कि ये समान, ये ऊंचाई तो h है, ठीक है, h ऊंचाई पर दो बिंदु थे, ये समय था t1 पर और ये समय था t2 पर। समान ऊंचाई h पर दो अलग अलग समय, समान ऊंचाई h पर दो अलग अलग समय t1 तथा t2 हैं। ठीक है,
अगर आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो वुडियन काल आ जाएगा जी। T1 प्लस T2 अगर आप दोनों को जोड़ दोगे तो वुडियन काल आ जाएगा। समझ गए? अगर आपको यहां से H निकालनी पड़ जाए तो आप ये फार्मूला लगाना, हाफ जी T1 T2। ठीक है, T1 T2 अगर आपको निकालना पड़ जाए तो जैसे कल आपको निकाल के बताया था, सेम वही तरीका लगाना है कि T1 T2 आप यहां से कैसे निकाल सकते हो भाई। वही H Y दिशा का फार्मूला लगा देना जो कल आपको हमने 1D में किया था, सेम वही का वही केस लगाना है। कैसे देखना, Y दिशा में UT हाफ GT स्क्वायर, यहां से दो वैल्यू आती थी, यू वाई की जगह बस यू साइन थीटा लिख देना बाद में, क्योंकि थीटा से प्रक्षेपण है तो इसको आप यू साइन थीटा लिख देना। इसको सोल्व कर देना, दो समय आ जाएंगे, एक में प्लस आ जाएगा, एक में माइनस आ जाएगा। तो क्या फार्मूला आया था यहाँ से, जी टी स्क्वायर टू यू टी माइनस 2h बराबर 0। ठीक है, यहाँ से दो फार्मूले आएंगे T1 और T2। ठीक है जी, एक में प्लस लेना है, एक में T1 टाइम का है तो उसमें आप माइनस ले लीजिए और T2 में प्लस ले लीजिए, ऐसे करके जो फार्मूले हमने कल बनाए थे। ठीक है जी, दोनों फार्मूले बन जाएंगे। ये वेग कौन सा रहेगा, हाँ ये बात ध्यान रखना, ये वाई दिशा का वेग रहेगा, ये वाई दिशा का वेग रहेगा जी। कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक, कोई बात समझना ये पूछ लें। तो बस यही सारी मेन बातें हैं, ठीक है, जो आपको ध्यान रखनी है। एक बात और बताता हूँ बस, लास्ट एक छोटी सी बात। देखिए, ये बात ये है कि जी कि आप जब वस्तु को, जैसे आपने यहाँ पर वस्तु को प्रक्षेपण किया है, ठीक है, तो इस बिंदु और इस बिंदु के बीच में आपको औसत वेग पूछा जा सकता है। तो औसत वेग निकालना हो तो आप विस्थापन निकालना पहले। ए और बी के बीच में औसत वेग पूछे, ए से बी के बीच में औसत एवरेज, ए बी लिख देता हूँ एवरेज, तो आप क्या लगोगे, विस्थापन बटा समय। समय क्या लोगे, समय आप लोगे यू साइन थीटा बाय जी। ये विस्थापन कैसे निकालोगे, ये h है और ये r/2 है, तो विस्थापन क्या आएगा इनका, लंब का स्क्वायर प्लस में r/2 का स्क्वायर, ये विस्थापन आ जाएगा जी। विस्थापन आ जाएगा, बटे में समय आ गया यू साइन थीटा बाई जी। कोई कंफ्यूजन? कई बार आपको ए से सी के बीच में औसत वेग पूछा जा सकता है, ए से सी के बीच में औसत वेग बताओ। तो विस्थापन बटा समय, विस्थापन कितना हो गया परास, और समय क्या हो गया कैपिटल टी, यू स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा बाई जी, और इसको भाग कर दो जी किससे, 2u साइन थीटा बाई जी, ये औसत वेग आ जाएगा। तो जब भी आपको इस टाइप का कोई क्वेश्चन करना हो तो आप बिल्कुल दिमाग खोलकर आप सबसे पहले ये देखें कि आपको पूछा क्या गया है और आपको करना क्या है। ठीक है, एक्स दिशा में हमेशा आपको त्वरण 0 लेके ही चलना है। सारे केस मैंने आपको लेके दिखा दिए थे, हर केस में एक्स दिशा का त्वरण क्या था, 0 ही था, एक्स दिशा का त्वरण 0 ही था। अगर वस्तु नीचे आ रही है तो इसको प्लस ले लेते हैं और वस्तु ऊपर जा रही है तो इसको माइनस ले लेते हैं। कोई कन्फ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये प्रक्षेप्य गति की कहानी खत्म करते हैं, अगली क्लास में हम एनएलएम करेंगे। तो आज आप जैसे ये रिवीजन में आप क्या कर सकते हैं, आपको जो मैंने कॉपी में कराया है ना, जो कॉपी में आपको प्रक्षेप्य गति पढ़ाया है, ये पहले आप लेक्चर देख लिया आपने, उसके बाद आपको कॉपी का पूरा पढ़ लो। मैं ये नहीं कह रहा आप क्वेश्चन करने बैठो, क्वेश्चन करने के लिए तो टाइम नहीं मिलेगा एक दिन में, लेकिन जो कॉपी में लिखवाया है वो सारा आप जरूर पढ़ लो जी। अगला लेक्चर जैसे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन आएगा तो आप कल वो लेक्चर देखना, उसके बाद जो आपको कॉपी में लिखवाया वो सारा आप पढ़ लेना। पहले भी पढ़ सकते हो, बाद में भी लेक्चर देख सकते हो, दोनों चीज़ में फ़ायदा है। लेकिन आप रिवीजन करोगे
तो आप कॉन्टैक्ट में रहोगे। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।